आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 19। जंगल के बीच उस आइसोलेटेड कैबिन में सब कुछ पहले जैसा ही था। वही जगह, वही रूटीन और वही दो लोग, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। अब उनके बीच की हवा भी अलग लग रही थी। एक नई नजदीकी, एक नया एहसास जिसे अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। एक खास पल जो दोनों ने साथ में जिया, और फिर ठंडी हवा और स्ट्रीम की नमी ने उन्हें उस ड्रीमी पल से वापस हकीकत में ला खड़ा किया। वे उन्हें सॉफ्टली कहा कि अब उन्हें कैबिन लौटना चाहिए। उसने कैथरीन को सहारा देकर कैबिन तक पहुंचाया और फिर जेंटली कहा कि वो नहा ले और कपड़े बदल ले, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। कैथरीन ने चुपचाप उसकी बात मानी। वेयो आखिर में नहाने गई। जब वो कमरे में लौटी तो उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे और वो उन्हें टॉवल से सुखा रही थी। उसकी नजर सामने मिरर पर बैठी कैथरीन पर पड़ी, जो बहुत ध्यान से अपने बालों में कोम कर रही थी, जबकि बालों में एक भी उलझन नहीं थी। वेयो वहीं खड़ी बस उसे देखती रही, कुछ कहे बिना, कुछ पूछे बिना, जैसे उसके हर जेस्चर को अपने दिल में समेट लेना चाहती हो। लेकिन प्रिंसेस ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और न ही कुछ कहा। उसकी चुप्पी वेयो के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। वेयो उलझन में थी। क्या कैथरीन अब उससे नाराज है? क्या उसे अब उससे नफरत हो गई है, सिर्फ इसलिए कि उसने खुद पर काबू नहीं रखा? क्या उसने अपनी सीमाएं पार कर दी? वेयो को याद आया कि उस खास पल की शुरुआत उसी ने की थी। उस एक इम्पल्सिव किस ने सब कुछ बदल दिया था। प्रिंसेस की मासूमियत, उसका थोड़ा इनएक्सपीरियंस किस करने का तरीका वेयो को और भी ज्यादा दीवाना बना गया। वो उसकी जिंदगी का सबसे खास और कभी न भूलने वाला किस था। अब जब सब हो चुका था तो वेयो ये दिखावा नहीं कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं, भले ही वो सब दोनों की रजामंदी से हुआ हो। लेकिन फिर भी वेयो जानती थी कि उसे अपनी हिस्से की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो आगे बढ़ी और चुपचाप कैथरीन के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, जैसे कोई सजा खुद ही तय कर ली हो। उसने धीमे से पूछा, क्या प्रिंसेस उससे नफरत करने लगी है? उसका दिल जवाब से डर रहा था, लेकिन फिर भी सच का सामना करना जरूरी था। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से वेयो का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख दिया। एक साइलेंट जेस्चर ने सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। कैथरीन भले ही नाराज हो, लेकिन कठोर कैसे हो सकती थी किसी ऐसे इंसान के लिए जो उससे इतना प्यार करती हो? कैथरीन जानती थी जो हुआ उसमें सिर्फ वेयो नहीं, वो भी उतनी ही जिम्मेदार थी। कंट्रोल सिर्फ वेयो ने नहीं खोया था, वो भी खुद को नहीं रोक पाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वो सब महसूस करना चाहती थी। और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने अपना पहला किस वेयो को दिया। प्रिंसेस ने फिर बहुत कामली पूछा, अगर तुम्हें लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगी तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? वेयो ने जवाब में बस इतना कहा, क्योंकि तुमने मुझे रोका नहीं। ये सुनकर प्रिंसेस ने सीधा कहा कि उसे ये जवाब पसंद नहीं आया, और वो कोई हल्की सोच वाली प्रिंसेस नहीं है जिसके साइलेंस को परमिशन मान लिया जाए। वेयो ने सिर झुका लिया और कहा कि उसका वो मतलब नहीं था। कैथरीन तो हमेशा से ग्रेसफुल और डिग्निफाइड रही है। शायद इस वजह से वेयो खुद को अब और ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी। एक कॉमनर होकर उसने जैसे किसी पवित्र चीज को छू लिया हो। वेयो ने कहा कि वो जानती है कि उसने लाइन क्रॉस की है, पर अब वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखेगी और दोबारा कभी प्रिंसेस को किस करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि चाहे उसका प्यार जितना भी गहरा हो, उसके लिए प्रिंसेस के ट्रस्ट से ऊपर कुछ नहीं था। पर अगले ही पल कैथरीन ने वो सवाल पूछा जिसने वेयो को पूरी तरह चौंका दिया, तो क्या अब तुम मुझे दोबारा कभी टच नहीं करोगी? और अगर एक दिन मैं खुद इजाजत दूं तब भी नहीं? ये सुनकर वेयो की सांस जैसे अटक सी गई। वो अब भी घुटनों के बल जमीन पर थी और प्रिंसेस की नजरें अब उससे सीधी टकरा रही थीं, जैसे कोई हारा आशिक प्रिंसेस के कदमों में पूरी तरह समर्पित। सच तो ये था कि उसका दिल और रूह पहले ही पूरी तरह ब्लू की हो चुकी थी। वेयो ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कैथरीन ने सॉफ्टली कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। उस पल में जैसे वेयो को एक साथ सजा भी मिली और एक नई उम्मीद भी। कैथरीन के पास एक अजीब सी ताकत थी, वो उसे तोड़ भी सकती थी और उसी पल उसे फिर से जीने की वजह भी दे सकती थी, चाहे वो पहला किस वेयो को देना हो या फिर उसे वो भरोसा देना जो उसकी खोई रूह को फिर से उम्मीद से भर दे। सीन चेंज होता है। हेनरी थाईलैंड पहुंच चुका था। पुलिस कमांडर ने वटित से मिली इन्फो के बेस पर बताया कि प्रिंसेस ब्लू और वेयो अभी याओ याई के किसी रिजॉर्ट में हैं। लेकिन हेनरी को शक हुआ कि इतनी क्रिटिकल जानकारी सिर्फ 3 दिन में मिलना नॉर्मल नहीं था। उसे लगा ये जानबूझकर लीक किया गया ट्रैप हो सकता है, खासकर जब पिछले मिशंस बुरी तरह से फेल हुए थे।
हेनरी ने साफ कह दिया कि वो अब पुलिस या उनके कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा नहीं करेगा। इस बार वो खुद पूरी तैयारी करेगा। उसने ऑर्डर दिया, ज्यादा आदमी इकट्ठा करो, रिजॉर्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डिटेल में स्टडी करो और लोकल गाइड से कंफर्म होने के बाद ही हमला होगा। उसने पूरे रीजन का मैप एनालाइज करना शुरू किया। अगर दुश्मनों ने ट्रैप सेट किया है, तो इस बार हेनरी के पास पुलिस से भी ज्यादा क्लेवर और प्रिसाइज काउंटर प्लान तैयार था। वहीं दूसरी तरफ मैडलिन में कैरल ने किंग आर्थर को बताया कि उसे फ्रांस से एक लेटर मिला है जिसकी हैंडराइटिंग कैथरीन जैसी लग रही है। उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि बात अकेले में हो और सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहे। लेटर में साफ था कि कैथरीन थाईलैंड में खतरे में है और रेबल्स उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं। कैरल को लगा कि तुरंत अथॉरिटीज को अलर्ट करने से रेबल्स पहले हमला कर सकते हैं। इसलिए उसने सुझाव दिया कि दोनों चुपचाप थाईलैंड जाएं और कैथरीन को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस लाएं। कैरल का प्लान सोच समझकर बनाया गया था। अगर मिशन की भनक एंटोनी, ग्रेस या उस नकली राजकुमारी को लगी तो सब कुछ बिगड़ सकता था। सीन चेंज होता है। रात की हवा ठंडी थी और माहौल उतना ही शांत, जैसे सब थम सा गया हो। लेकिन कैथरीन को उस आवाज ने चौंका दिया, जो अंधेरे में अचानक उसके कानों तक पहुंची। हेनरी अब थाईलैंड में है। वो तुरंत मुड़ी, उस इंसान की तरफ जो ये खबर लेकर आई थी, और एक पल को ये भी भूल गई कि उसे दूरी बनाकर रखनी थी। वेयो आम तौर पर जरूरी बातों के अलावा कुछ नहीं कहती थी। उसे लगा था कि वो शायद सो चुकी होगी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। नजदीकियां ज्यादा महसूस हो रही थी और खामोशियां भारी लग रही थी। वेयो ने बताया कि उसके पिता ने दोपहर में किसी को भेजा था, सिर्फ ये कहने के लिए कि उसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। कैथरीन ने सवाल उठाया, अगर उसे दोपहर में ये खबर मिली थी, तो अब तक क्यों नहीं बताई? क्या वो कुछ छुपा रही है? लेकिन वेयो का जवाब सीधा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसी वक्त बताना चाहती थी, लेकिन दोपहर की घटना ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कैथरीन का मन बेचैन हो गया और उसने पूछा, तो क्या अब उन्हें फिर से भागना पड़ेगा? लेकिन इस बार वेयो ने साफ कहा, नहीं, इस बार नहीं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलक रही थी। वेयो ने मुड़कर सीधे कैथरीन की आंखों में देखा। उसने अब तक पूरी कोशिश की थी कि कैथरीन से एक रिस्पेक्टफुल दूरी बनाए रखे, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वो अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपाएगी। कैथरीन से बिना नजरें हटाए उसने अपनी बात जारी रखी। वेयो ने बताया कि आने से पहले ही उसके पिता ने फैसला कर लिया था। अब मैडलिन के रिबेल्स को खत्म करना है। अगर हेनरी को ट्रैप में फंसाया जा सके, तो उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर उसे मैडलिन को हैंडओवर किया जाएगा, जहां उस पर मुकदमा चल सके। कैथरीन जानती थी कि हेनरी को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो गार्ड का सबसे एक्सपीरियंस्ड हेड था। बहुत डेंजरस और रिस्की काम था ये। लेकिन वेयो की आवाज में कोई हिचक नहीं थी। उसके पापा ने पहले ही रीइंफोर्समेंट्स बुला ली थी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि कैथरीन को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि वो अपने देश मैडलिन लौट सके, अपने हक के ताज के साथ। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये आखिरी लड़ाई थी, एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन जो तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन मिटेगा। वेयो ने भी अपना सब कुछ इसी एक मकसद में लगा दिया था, चाहे उसका प्यार कभी उसकी किस्मत ना बन पाए। लेकिन उसकी कसम थी कि वो अपनी आखिरी सांस तक कैथरीन की रक्षा करेगी। कैथरीन ने फिर पूछा, ग्रेस और उस नकली प्रिंसेस का क्या होगा? वेयो ने बताया कि हेनरी के बिना उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो थाईलैंड आने वाले हैं, एक वेकेशन के बहाने, और यही सबसे सही और शायद आखिरी मौका होगा उन्हें रोकने का। कैथरीन ने बिना किसी और बहस के कहा, अगर मिस्टर वटित को यही सही लगता है और तुम इस पर यकीन रखती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बात, जितना कम नुकसान हो, उतना बेहतर। वेयो ने उसकी तरफ देखा और एक भरोसे के साथ कहा, सब ठीक होगा, हम सब जिंदा लौटेंगे। कैथरीन ने हल्के उम्मीद के साथ सिर हिलाया। वेयो ने फिर बहुत सॉफ्टली कहा, ब्लू, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कल क्या हो, कोई नहीं जानता। अगर रेबल्स अचानक सामने आ जाए, तो हमारा तैयार रहना जरूरी है। कैथरीन ने मजाक में कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो तुम मुझे सुलाने आ गई हो। लेकिन वेयो पीछे नहीं हटी। उसका जवाब सीधा था, मैं तुम्हें बहलाने नहीं आई, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, उस इंसान का ख्याल जिससे मैं प्यार करती हूँ।
कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। वेयो का हाथ जो कुछ पल पहले कैथरीन के माथे से सिलवटें हटाने आगे बढ़ा था, वही ठहर गया। और अगले ही पल कैथरीन ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे उस रात उस आइलैंड पर तारे देखते हुए रखा था। उस चुप्पी में एक कनेक्शन फिर से बन रहा था, बिना शब्दों के, बिना बाउंड्रीज के। कैथरीन ने धीरे से पूछा, वेयो, क्या आज रात मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वेयो ने फौरन कहा, जो चाहे पूछो। और फिर प्रिंसेस ने वो लाइन बोली जो उसके दिल के गहराई से निकली थी, मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुनना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि प्यार करने वाले दिल की धड़कन कैसी होती है। वेयो कुछ कह नहीं सकी। उसने बस उसे अपने सीने से लगा लिया और कैथरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की तेज धड़कनों को सुनती रही, उस दिल की जो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे उसकी हर धड़कन कह रही हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम कभी इस प्यार पर शक ना करो।